गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरित क्लासेस। स्वागत है हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और ये है आपका पाथ सेकंड, जो कि है चैप्टर नंबर 6, फंडामेंटल ज्योग्राफी की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। वेरी गुड। सो कल के जो लेक्चर है हम उसके अंदर जो बेसिक पार्ट है, इंट्रोडक्शन हो गया है, बैकग्राउंड हमने बिल्ड कर दिया है, बेस आपका बिल्ट हो चुका है। तो आज का जो हमारा मेन एजेंडा है वो हम क्या करेंगे, तकरीबन तकरीबन हम जो 50% पार्ट है वो इसका कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आपका पूरा जो सिलेबस है, सिलेबस इन द सेंस की जो आपकी पूरी बुक है, बुक 1 और बुक 2, ये हम कवर करने वाले हैं। उसमें से पार्ट 1 आपका ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। और ये पॉइंट्स हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी आपको यहाँ पे नंबर मेंशन हो रहे हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपके हैं कीवर्ड्स, राइट। इन कीवर्ड्स को आपको समझना है, पता होना चाहिए, ताकि जो बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। सो एक बार जो कल हमने किया उसका एक बार रिकॉल कर ले या रिवाइज कर ले। कल हमने सबसे पहले क्या देखा था कि एक सवाल था, व्हाई देयर इज अनइवन। फिर उसके अंदर हमने मूवमेंट देखी है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। फिर हमने एक यहाँ पे पॉइंट क्या देखा था कि प्रीवियसली फास्ट मूवमेंट थी, अब क्या है, स्लो मूवमेंट है। उसके बाद आपका आता है इंटरनल फोर्स, एंडोजेनेटिक, आउटर, एक्सोजेनेटिक, राइट। इसके अंदर तीन वर्ड आए थे आपके, डिग्रेडेशन, एग्रेडेशन और ग्रेडेशन। क्लियर, वर्ड क्लियर हो गए। कल हमने बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको समझा था। उसके बाद हमने यहाँ पे ह्यूमन का रोल है, वो क्या देखा है, मीन्स ह्यूमन ने किस तरीके से पिछले 200 ईयर के अंदर डिग्रेडेशन किया है। नेक्स्ट हमने एक वर्ड देखा था, डिट्रीमेंटल, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, पर्पल कलर से लिखा हुआ। डिट्रीमेंटल का मतलब होता है वो फैक्टर जो ह्यूमन की लाइफ को आगे फर्दर डिसाइड करते हैं, दैट आर डिट्रीमेंटल। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट से, जो कि है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, राइट। जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन देखो बहुत ही इजी है इसकी, एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को भी। ऑल्दो हमने कल के लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। देखो, इसके अंदर दो फोर्सेस की बात हो रही है। ये कौन सी दो फोर्सेस है? द वेरी फर्स्ट फोर्स इज एंडोजेनेटिक, कल पढ़ लिया है। दूसरी फोर्स कौन सी है? एक्सोजेनेटिक, ये भी हमने कल पढ़ लिया है। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस की वजह से या तो फिजिकल या फिर केमिकल यहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन है, इस पेन को मैं क्या करूं, अगर मैं प्रेस करता हूं तो इसके अंदर क्या होगा, फिजिकल स्ट्रेन आएगा या फिजिकल स्ट्रेस आएगा, राइट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको क्या दे रहा हूँ, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी कि जो टेम्परेचर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कौन सा हो गया आपका, एक्सोजेनिटी का एग्जांपल। जैसे मैंने इसके जो आउटर सरफेस के ऊपर मोर टेम्परेचर इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, चेंज करना स्टार्ट किया। तो यही इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन है। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक की वजह से फिजिकल और केमिकल एक्शंस होते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से जो भी सरफेस है उसके अंदर चेंजेस डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इज इट क्लियर? जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट आता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बाद जियोमॉर्फिक एजेंट कौन से होते हैं। कल के लेक्चर के अंदर हमने कुछ समझने की कोशिश की थी कि जियोमॉर्फिक एजेंट क्या होता है। देखिए, दो चीजें होती है, या तो सारा काम आप खुद करें, या फिर आप जो मेन पार्ट है वो आप खुद कर सकते हैं, और रेस्ट ऑफ का जो वर्क है वो आप किसी को डेलीगेट कर सकते हैं। यही चीज जो बेसिक एजेंडा होता है, जो भी बिजनेसमैन होते हैं इसी तरीके से वर्क करते हैं। उसी तरीके से जो अर्थ के ऊपर है, सारे काम नेचर क्या करती है, अपने अपने कुछ एजेंट्स उसने डिसाइड किए हुए, उन एजेंट्स के थ्रू ये वर्क कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ कि कोई भी माउंटेन स्ट्रक्चर है उसको डाउन करना है, मतलब उसकी जो हाइट है उसको कम करना है। सो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे और फर्दर ऑप्शन है, जैसे कि रिवर है, रिवर क्या डेवलप करेगी, वी शेप वैलीज। क्लियर। उसके बाद जो आइस है, जैसे जैसे आइस, यानी कि यहाँ किसका एग्जांपल ले रहे हैं, ग्लेशियर, जैसे ग्लेशियर मूव करता है वो कौन से वैली डेवलप करता जाएगा, यू शेप वैली। नेक्स्ट आती है विंड। विंड का क्या काम होता है, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं उनको लिफ्ट करके दूसरी जगह पे वो डिपॉजिट करना स्टार्ट करते हैं। ये टास्क हो गया किसका, विंड का। नेक्स्ट आता है वेव एंड करंट। फॉर एग्जांपल ये कोस्टल एरिया है, और यहाँ पे कंसिस्टेंट जो वेव है आके क्या हो रही है, टच हो रही है। इट मींस, लेट अस सपोज ये आपका है कोस्टल एरिया, दिस इज द कोस्टल एरिया, एंड यहाँ से कंसिस्टेंट ओशनिक वाटर इस डायरेक्शन में कंसिस्टेंट मूव कर रहा है। सो क्या होगा, यहाँ से इरोजनल एक्टिविटी होना स्टार्ट होगी, एंड ये कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड, 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 बैकवर्ड। इन सारी चीजों को डिटेल में हम कब करने वाले हैं, अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर करेंगे कि किस तरीके से प्रॉपरली एक्शन में आता है। सो यहाँ तक क्लियर। अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट जो जियोमॉर्फिक एजेंट जो होते हैं उनके अगर हम यहाँ पे बात करें, जियोमॉर्फिक एजेंट बेसिकली आपके, हम एक्सोजेनेटिक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो किस चीज के लिए कैपेबल है, आपके जो भी यहाँ पे
स्ट्रक्चर्स है उनकी शेप को चेंज करने में वो कैपेबल है। वो शेप आपकी इंक्रीज में और डिक्रीज में दोनों में हो सकती है। क्लियर? सो यहाँ पे हमने नेक्स्ट अभी जो पॉइंट कवर किया है वो है आपका जियोमॉर्फिक एजेंट। सो जो जियोमॉर्फिक एजेंट है वही डिसाइड करते हैं कि किस तरीके के लैंडफॉर्म डेवलप होने वाले हैं। उसके बाद एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आया, डू यू थिंक इट इज नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एजेंट एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस? यस, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने लास्ट जो कल का टॉपिक कवर किया था उसके अंदर थे आपके ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। देखो, आज की डेट में जो भी चीजें अर्थ के ऊपर आपको दिख रही है वो हमेशा अर्थ के साथ अटैच होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मैं चेयर पे बैठा हूँ, बैठे बैठे मैं ऊपर छत के ऊपर जाके चिपक गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्रेविटी हर चीज को अपने साथ क्या करती है, बाइंड करके रखती है। ठीक है? तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, जो भी फोर्सेस होती है उनको एक डायरेक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ये स्लोप है एंड इस स्लोप से अगर इस पेन को कहा ना नीचे आना है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी क्या मिल गई है, इसको एक डायरेक्शन मिल गई है। उसके बाद हमने देखा था एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस। देखो, इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या डेवलप हो रही है, विंड्स ये जनरेट हो रही है। और विंड की वजह से क्या डेवलप हो रही है यहाँ पे, वेव एंड टाइड। लेकिन टाइड के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। टाइड के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, लेट अस सपोज, एक मिनट, टाइड के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझ में आना समझा देता हूँ ताकि इजिली रहे हमारी कन्वर्सेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका टाइड से रिलेटेड। लेट अस सपोज ये आपकी क्या है, अर्थ, और ये क्या है, मून। अब अर्थ के पास क्या है, लिक्विड है, और इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। देखो, जैसे जैसे मून क्लोज आता है वाटर अट्रैक्ट किसकी तरफ होना स्टार्ट होता है, वाटर अट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है मून की तरफ, राइट। और जैसे मून कहा जाएगा बैकवर्ड, वाटर क्या होगा, मून से पीछे आना, मींस मून की वजह से जो वाटर है अर्थ के ऊपर वो इन्फ्लुएंस होता है, उसकी हाइट इंक्रीज और डिक्रीज होती है। जब हाइट इंक्रीज होती है उसको हम बोलते हैं हाई टाइड, राइट। और जब उसकी जो टाइड है उसकी हाइट डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लो टाइड, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे आता है, जैसे फुल मून और न्यू मून के टाइम पे, ये लेटर ऑन हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइड वर्ड आया था तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया टाइड और जो वेव है उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। वेव बेसिकली क्या होता है, लेट अस सपोज ये ओशनिक वाटर है, इसके ऊपर से अगर कोई भी एयर मास या फिर विंड मूव करती है तो टॉप लेयर ऑफ वाटर ट्राई करता है उसी डायरेक्शन में मूव करने की, उसकी वजह से क्या डेवलप होती है, आपकी वेव्स डेवलप होती है। और टाइड के पीछे क्या है, मून सबसे मेजर एजेंट है। तो इसको एक बार हम क्लीन करके दोबारा से नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। लेट अस सी ए कंप्लीट। यस, यही मुझे अंदाजा था। तो इसको हमें मैनुअल इरेज करना पड़ेगा। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका ग्रेविटी और ग्रेडियंट। क्लियर? अब देखो, जो ग्रेविटी और ग्रेडियंट है, ये कल हमने देखा था कि अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी नहीं होने वाली है। यहाँ पे हम कोई भी एक्टिविटी कौन सी बात करें, सबसे फर्स्ट है मोबिलिटी। अगर चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो रही तो क्या नहीं होगी, उसमें इरोजन नहीं होगी। इरोजन नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, क्योंकि देखो इरोजन किस चीज का होता है, अ, जो आपके रॉक पार्टिकल्स है, राइट। जो रॉक पार्टिकल्स है उसके ऊपर जब तक वाटर फ्लो करेगा नहीं, या फिर उसमें जो टेम्परेचर है ऑल्दो जो टेम्परेचर है वो एक्ट करेगा वेदरिंग एजेंट के लिए। इरोजन के लिए क्या चाहिए, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट। मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए किसका ले रहे हैं एग्जांपल, यहाँ पे हमने रिवर का एग्जांपल लिया ताकि हम समझ पाए। लेट अस सपोज ये माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर से अगर रिवर फ्लो कर ही नहीं रही है, सो उस केस के अंदर क्या यहाँ पे जो इरोजनल एक्टिविटी है वो परफॉर्म होंगी। ऑल्दो अगर थोड़ा सा डिटेल में जाके देखें तो एक्सेप्शंस मिलेंगे, बट इतनी डिटेल में हमें नहीं जाना। क्लियर? उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, क्योंकि रिवर नहीं है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। एक और चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, 11th क्लास की। तो अगर आपने इससे ऊपर की भी स्टडी की हुई है तो उसे अभी आप अप्लाई मत कीजिए, अदरवाइज क्या होगा, कंफ्यूजन होगी, राइट। मेरा अभी जो टास्क है वो क्या है, मैं अभी फिलहाल जो 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आता है, लेवल कीप ऑन इंक्रीज, थोड़ा मिक्स हो गया हिंदी में ठीक है। तो लेवल क्या होता है आपका, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा अभी रिलैक्स रहो, 11th क्लास के बेसिस के ऊपर हम इसको कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेडियंट। एक मिनट, इसको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। मोबिलिटी समझ में आ गया, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, इसके अंदर आपका इरोजन आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा एंड डिपोजिशन। नेक्स्ट आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है, जैसे ये है आपका एकदम फ्लैट सरफेस, इसके अंदर कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ इट्स अ स्लोप, ऑन द स्लोप वी कैन सी द टॉप पार्ट एंड द लोअर पार्ट।
So it's a tendency of any weathered material, it's going to be moved down from the top to the bottom side. It means जो आपके वेदर्ड मटेरियल है वो कहां से आएंगे, आपके टॉप से डाउन के, यानी ग्रेडियंट का मतलब यही होता है मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल और इरोडेड मटेरियल फ्रॉम टॉप टू द डाउन साइड, राइट। ग्रेडियंट अगर लिटरल मीनिंग देखें, इसका मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस मीनिंग हाई और लो, इसके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। आपकी बुक के अंदर ग्रेडियंट के लिए समटाइम एक वर्ड यूज किया गया है, उसको क्या लिखा गया है, स्लोप, और ये आई थिंक कल के लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि इसका मतलब क्या है स्लोप का। तो ये था आपका रिवीजन पार्ट, हार्डली 5 मिनट लगे कल के टास्क को रिवीजन रिवाइज करने के लिए। तो अब मूव करते हैं हमारे आज के एजेंडा में, जिसको थोड़ा हम विद प्रॉपर स्पीड मेंटेन रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारे लिए जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उसके एज मच एज मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम कंटेंट को यहाँ पे समझ पाए और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड। तो इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं। सो हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस समझ लिया, अब मेन टास्क है आपका किस चीज को समझना, कि जो एंडोजेनेटिक प्रोसेस है, राइट। एंडो यानी कि इनसाइड, जो ये प्रोसेस है ये एक्चुअली काम कैसे करता है। देखो एक चीज बताओ आप, जब हम बोलते हैं कि खाना जो हम खाते हैं वो कहाँ जाता है, शरीर के अंदर जाता है। अगर जो भी हमने फूड खाया हमारे बॉडी के अंदर गया, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ से होगी, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगी या बॉडी के बाहर। यस, बॉडी के बाहर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, करेक्ट, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि एंडोजेनेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पर्टिकुलर लैंडफॉर्म के ऊपर, और जिसकी वजह से क्या डेवलप हो गया आपका माउंटेनियस, तो सवाल ये आता है वो अंदर से एनर्जी आई कहाँ से। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने सबसे पहले एक सवाल क्या किया है कि जो अंदर एनर्जी अवेलेबल है वो एनर्जी आई कहाँ से है, यानी जो एनर्जी है उसका सोर्स क्या है। तो हमारे पास एज पर द एनसीईआरटी 4 सोर्सेज अवेलेबल है जो कि एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला आ गया आपका रेडियो एक्टिविटी। माइंड में क्वेश्चन आ गया सर ये रेडियो एक्टिविटी कहाँ से, दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो। जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर फ्यूल के तौर पे किसको यूज करते हैं, यूरेनियम। क्लियर, तो यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है या नहीं है। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल लिया फर्स्ट, वो है रेडियो एक्टिव मटेरियल जो कि यूरेनियम। सेकंड है रोटेशनल, यानी कि जो अर्थ आपकी रोटेट करती है उसकी वजह से हीट जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने काफी टाइम इस तरीके से गोल गोल घूमने की प्रैक्टिस की होगी, या गोल गोल घूमे भी हो। उस ड्यूरेशन में आपने देखा होगा आपकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, राइट। नेक्स्ट है आपका टाइडल फ्रिक्शनल। टाइडल को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं किस वर्ड के साथ, टाइडल को आपको एसोसिएट करना है जो है टाइड वर्ड, राइट। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे टाइड आपकी हाई टाइड और लो टाइड की तरफ मूव कर रही है तो ग्रेजुअली क्या होगा, जो यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन किस चीज के बीच में होगा, लेट अस सपोज ये आपका क्या है, कोस्टल एरिया। क्लियर, कोस्टल एरिया में पहले ये वाला लेवल है, इसको हम बोल रहे हैं लो टाइड, और ये लेवल है कौन सा, नॉर्मल एरिया, ठीक है। और ये वाला लेवल कौन सा है आपका, हाई टाइड। सो अगर यहाँ पे water level keep on increasing and decreasing because of the consistent rise and fall in the sea level, there will be a surface जो यहाँ पे अब मैंने shaded किया है, it will experience friction. So because of the friction, for example अब ये हाथ है आपका, इसको इस तरीके से रब करना स्टार्ट करो, बिकॉज ऑफ द रबिंग आपके पाम के अंदर क्या जनरेट हुई है, हीट। और सेम यहाँ पे प्रोसेस हमने एक देखा है, बिकॉज ऑफ द टाइडल फ्रिक्शन क्या जनरेट हुई है यहाँ पे, हीट। ठीक है, कितना सही है कितना गलत है वो हम देखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है वो समझाते हैं। नेक्स्ट है प्राइमोडियल हीट। प्राइमोडियल का मतलब होता है, इसको आप एंशिएंट से लिंक कर सकते हो। एंशिएंट मींस ओल्ड, ओल्ड मींस ये कौन सा टाइम पीरियड की बात करें, जब अर्थ आपकी बनना स्टार्ट हो रही है, मींस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ और ड्यूरिंग द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द अर्थ इट वाज इन मॉल्टन स्टेट। और जब भी कोई चीज मॉल्टन होती है इट मींस इट इज हैविंग मोर टेम्परेचर, मोर टेम्परेचर मींस इट इज हैविंग मोर एनर्जी, राइट। अभी तक हमने पूरी बुक के अंदर आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर आउटर कोर लिक्विड है ये हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि आपकी बुक की ने अभी तक उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, क्योंकि देखो ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स है इसके अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हायर जो कॉन्सेप्ट्स है वो पता होना चाहिए। लेकिन मैं जानबूझकर अभी इनको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेन एजेंडा क्या है अपना, करेक्ट, कि आपको सिर्फ और सिर्फ बुक के अंदर क्या लिखा है उसको पढ़ के समझ में आना चाहिए। क्लियर, आगे चलते हैं। सो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा क्लियर, जिसके अंदर हम देख लिया सोर्स ऑफ एनर्जी का। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, सबसे पहला कौन सा देखा है, रेडियो एक्टिविटी। दूसरा कौन सा देखा था, रिकॉल करो रिकॉल करो, पहला था रेडियो एक्टिविटी, दूसरा क्या था, अरे मैं ही भूल गया। तीसरा था आपका टाइटल फ्रिक्शन, और
हाँ, दूसरा था आपका रोटेशनल एनर्जी, इसलिए बोलते हैं टाइमली रिवाइज किया करो। तो फर्स्ट हमने देखा रेडियो एक्टिविटी, दूसरा देखा हमने रोटेशनल एनर्जी, और रोटेशनल एनर्जी तो नहीं है, रोटेशनल, और थर्ड हमने देखा है टाइडल फ्रिक्शन, और फोर्थ कौन सा देखा है, एक बार मैं भी रिकॉल कर लूँ भाई। हाँ, प्राइमोडियल हीट, जो प्रीवियस इंचेंट आपकी हीट है। क्लियर? तो इस तरीके से अपने वीडियो को पॉज करो और रिकॉल करो क्या क्या पॉइंट हमने किस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर या फिर किस फ्लो चार्ट के अंदर कवर किया है। क्योंकि देखो, इस पूरे लेक्चर का जो मोटिव है वो यही है कि आप क्या करो, अपनी बुक अपने पास लेके चलो। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे मैं आपको एक गाइडलाइंस शेयर कर रहा हूँ कि आपको इन लेक्चर को कैसे यूज करना है, सो दैट यू कैन गेट द मोर बेनिफिट। लेट अस सपोज ये लेक्चर चल रहा है आपका, ठीक है, इसके अंदर आपको क्लियर कट पता है कौन सा चैप्टर कवर कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 6 है आपका। तो इस चैप्टर नंबर 6 को कैसे पढ़ना है, जो यहाँ पे टॉपिक है, मीन्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने हर एक टॉपिक को इस तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है। अब आप अपनी बुक में देखो कि कहाँ पे लिखा हुआ है एंडोजेनेटिक प्रोसेस। क्लियर? सो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लेट सपोज ये पार्ट कंप्लीट कर दिया कि रेडियो एक्टिव, रोटेशनल, टाइडल फ्रिक्शन, ये आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट एजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ना दो तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। पहला, वीडियो को पॉज करो, जो जो मैंने यहाँ पे बताया है 1 2 3 4, उसको रिकॉल करो मेंटली कि क्या क्या बताया था। एनर्जी इनिशिएशन, ओके। उसके बाद जब आपका ये स्पेसिफिक पॉइंट, लेट सपोज यहाँ पे एंडोजेनेटिक प्रोसेस, ये वाला जो पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ, ये कंप्लीट हो जाए, तो उसी टाइम वीडियो को पॉज करो। क्योंकि देखो, एक चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, अभी जब आप वीडियो देख रहे हो ना, एक पूरा फ्लो बना हुआ है आपके माइंड में, ठीक है, और जैसे ही आप इसको कंसिस्टेंट रखते हो ना, और आपने इमीडिएट इसको रिवाइज नहीं किया, तो आपको एक ना फॉल्स वो स्टार्ट हो जाएगा कि फील ऐसा होता है कि हाँ, कि आपने लेक्चर देख लिया, सब कुछ क्या आ चुका है, समझ में आ गया, यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आप समझ चुके हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। लेकिन जब आप मॉर्निंग में उसी चीज को क्या करते हो, रिकॉल करने की कोशिश करते हो, रिकॉल नहीं होता है। जब चीजें रिकॉल नहीं होती है, वहां से कॉन्फिडेंस क्या होता है आपका, लूज होना स्टार्ट होता है। इस लेक्चर का मेन मोटिव है कॉन्फिडेंस बिल्डअप। ठीक है, वो कब आएगा, जैसे ही यहाँ पे एक पॉइंट कंप्लीट हो, मैं आपको मीन्स मेंशन करता रहूंगा कि अभी आपको पॉज करके रिवाइज करना है। ठीक है, ऑल तो मैं चेक तो कर ही लूंगा आपने कितना रिवाइज किया है। ठीक है, ओके, इसको अभी कर देते हैं हम इरेज, और वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है पार्ट आपका लिथोस्फीयर। अब ये क्या चीज है, देखो, एक वर्ड होता है थर्मल ग्रेडियंट। थर्मल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये मेरे पास टम्बलर है, ठीक है, और इस टम्बलर में मैंने रेगुलर क्या प्रोवाइड की है, एनर्जी। अब एक चीज बताना, ये है आपका पॉइंट 1 और ये है आपका पॉइंट 2, किस पॉइंट पे वाटर जल्दी वार्म अप होगा, यानी वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, आंसर इज 1। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लेट अस सपोज टेम्परेचर है 10 डिग्री, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री। तो क्या हो गया, टेम्परेचर में गैप आ गया। तो जैसे ही टेम्परेचर में गैप आया, ये कहाँ मूव करेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों, टेम्परेचर ज्यादा है, जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है वॉल्यूम क्या होगी, ज्यादा होगी यानी डेंसिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज, और लाइटर चीजें हमेशा पानी में कहाँ आएंगी, ऊपर। और जो 5 है, इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और ये कहाँ मूव करना स्टार्ट करेगा, डाउनवर्ड साइड। तो इनडायरेक्टली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इनडायरेक्टली बात कर रहा हूँ कन्वेक्शनल करंट्स की। कन्वेक्शनल करंट इसी तरीके से डेवलप होते हैं कि जो आपके कन्वेक्शनल करंट क्या होते हैं, मीन्स जितनी ज्यादा डेप्थ में अगर आप जाते हैं, यानी कि 32 मीटर की डेप्थ आपने क्या किया, कवर की है, हर 32 मीटर की डेप्थ पे कितना टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो आप 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर की डेप्थ के ऊपर, डेप्थ के अंदर अगर टेम्परेचर नोट करते हैं, तो क्या होगा, लोअर पोर्शन पे टेम्परेचर ज्यादा है और अपर पोर्शन पे कम है, तो टेम्परेचर की लोअर पोर्शन में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये कहाँ आएगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड जो ऊपर है वो डेंसर है, वो कहाँ मूव करना स्टार्ट करेगा, लोअर साइड में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट, और उसकी वजह से क्या डेवलप हो रहा है यहाँ पे, ग्रेडियंट। क्लियर, ये वर्ड क्लियर हो गया, ओके। एक मिनट रुक जाइए, मैंने क्या डिलीट कर दिया, एक मिनट एक मिनट ये टेक्निकल ग्लिच आते रहते हैं लेक्चर्स के बीच में। ओके, आ गया वापस। ओके,
लिथोस्फीयर क्लियर। अच्छा, इसमें अभी ये क्यों है? ओके, थैंक यू बताने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका हीट फ्लो। अब सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जो हीट है वो कहाँ फ्लो होगा, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है से जहां पे टेम्परेचर कम है। ठीक है, मीन्स अगर ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर लेट सपोज कितना है, 10 डिग्री, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर लेट सपोज 5 डिग्री, तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, ऑब्जेक्ट से सराउंडिंग। इन केस अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 25, तो अब हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, ठीक है, टुवर्ड दी ऑब्जेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट फ्लो। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका डायस्ट्रोफिज्म। इसका मतलब होता है स्लो मूवमेंट। कल के लेक्चर के अंदर बिगिनिंग में हमने यही कवर किया। वॉल्केनिज्म यहाँ पे डायरेक्टली यूज हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग हम किससे एसोसिएट करते हैं, सडन मूवमेंट और सडन चेंजेस जो अर्थ के ऊपर आते हैं। सो लिथोस्फीयर के अंदर ये तीन चीजें हैं जो एक्ट करती है। सबसे पहला है आपका थर्मल ग्रेडियंट, दूसरा है हीट फ्लो, और फोर्थ है आपका, थर्ड है आपका डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म। क्लियर। नेक्स्ट आता है एंडोजेनेटिक फोर्स आर नॉट यूनिफॉर्म। मीनिंग देखो, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। एंडोजेनेटिक इज नॉट यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है? अगर मैं पूरे अर्थ की बात करूं, क्या पूरे अर्थ पे हर जगह आयरन अवेलेबल है? आंसर इज नो। क्या हर जगह पे यूरेनियम अवेलेबल है? आंसर इज नो। इट मींस एंटायर अर्थ के ऊपर जो मिनरल्स है स्कैटर्ड अवेलेबल है। कॉम्पोजिशन जो है वो होमोजीनियस नहीं है, कैसी है, हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो यानी जो पूरी अर्थ के ऊपर मिनरल्स है वो कैसे स्कैटर्ड अमाउंट में मिल रहे हैं। मिनरल्स अगर आपके कैसे हैं, स्कैटर्ड अमाउंट में है, तो अब एक बात बताओ, तो वहां पे एंडोजेनेटिक फोर्स लगेगा, वो इक्वल लगेगा या फिर अनइक्वल लगेगा? सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास ये एक पेपर है, इस पेपर को दो पीसेस के अंदर अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इसको इजीली कर सकता हूं। यानी कि जो अब इसके ऊपर फोर्स लगेगी वो, और जो मेरे पास स्टाइलस है ये, इसको दो पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या एक जैसी फोर्स लगेगी, अलग अलग? आंसर क्या है, सेम या डिफरेंट? डिफरेंट, करेक्ट। सो अब यहाँ पे जो डिफरेंट फोर्स अप्लाई हो रही है, क्या यही कॉन्सेप्ट अर्थ के जो लिथोस्फेरिक स्लैब है उसके ऊपर अप्लाई होगा कि नहीं होगा? जैसे आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस डिफरेंट है, ओशनिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस डिफरेंट है। अब एक बात बताओ, ये नीचे मुझे कमेंट में बताना, ओशनिक क्रस्ट ज्यादा थिक होती है या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? ठीक है, ये तो आपने आंसर कर दिया। अब सवाल है क्यों, व्हाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोर थिक एंड ओशनिक क्रस्ट इज लेस, कंपैरेटिवली लेस थिक एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सो नेक्स्ट चले, ये था आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एंडोजेनेटिक फोर्स। सो एंडोजेनेटिक के अंदर हमने तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लिया है। एनर्जी कहां से आती है वो चार सोर्स दिख लिए, लिथोस्फेरिक स्लैब है उसके अंदर हमने तीन पॉइंट देखे, और जो एंडोजेनेटिक फोर्स है वो हर जगह एक जैसी अप्लाई नहीं होती है, ये पॉइंट हमने देखा है अभी। तो एक्स्ट्रा चीजों को यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायमॉर्फिज्म। सेम, डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, स्लो। क्लियर, एक मिनट, ओके, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप रीड आउट करते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, all process that moves, elevate, built up। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मूव का मतलब एक प्लेस से दूसरी तरफ मूव होना, एलिवेट का मतलब ये नॉर्मल पोजीशन थी, इसकी हाइट क्या होना स्टार्ट हो गई, इंक्रीज, इसको बोलते हैं एलिवेट। दूसरा बिल्टअप का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं, मीन सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, बिकॉज ऑफ द सेम मूवमेंट क्या डेवलप होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग से क्या स्टार्ट हो गया यहाँ पे, बिल्टअप। इसमें बिल्टअप के अंदर आपका पूरा पूरा कॉन्टिनेंट भी आ सकता है, और क्या हो सकता है आपके जो माउंटेन फॉर्मेशन है वो भी पॉसिबल है। तो इसके अंदर सबसे पहला वर्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, ओरोजेनिक प्रोसेस। ओरो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एक चीज देखना पूरी ज्योग्राफी के अंदर, अगर आपने वर्ड को समझना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो इजिली आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट थे। द वर्ड ओरो स्टैंड्स हियर फॉर द माउंटेन, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हियर एपीरो। द वर्ड एपीरो स्टैंड्स फॉर कॉन्टिनेंट। यानी जो आपके ओरोजेनेटिक प्रोसेस है उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फोल्डिंग जो कि एक्ट करते हैं, और दूसरा फॉल्टिंग की वजह से भी आपके माउंटेन बनते हैं। फॉल्टिंग प्रिसाइजली आपको बना, फॉल्टिंग प्रोसेस की वजह से आपका बनता है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, हॉस्ट एंड ग्रेबन ये बनेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एपिरोजेनेटिक। देखो एपिरोजेनेटिक में क्या हो सकता है, अपलिफ्ट।
देखो अपलिफ्ट का मतलब क्या है, ये हमने कल के में देखा था सबमर्जेंस एंड इमर्जेंस। फॉर एग्जांपल ये पार्ट है और ये समुद्र का लेवल है, ये क्या हो गया अपलिफ्ट हो गया। तो अब एक बात बताओ, समुद्र के अंदर ये बाहर आया, इट्स इमर्ज, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है रैपिंग, यानी ये सेम लेवल है, ये हो गया ओशन लेवल और ये हो गया कॉन्टिनेंट, कहाँ चला गया बिलो। तो ये क्या हो गया आपका सबमर्ज, यही लिखा हुआ है यहाँ पे इन्वॉल्विंग अपलिफ्ट और रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। रैपिंग का मतलब क्या होता है, ये आपके लेट्स सपोज क्रस्ट है, इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया रैप करना, यानी कि क्रम्बल, क्रम्बल यानी कि फोल्ड होना स्टार्ट हो गया। क्लियर, गुड। नेक्स्ट है इन सारी एक्टिविटीज के साथ एक स्पेसिफिक फिनोमिना है जो कि इन्वॉल्व रहता है या फिर एसोसिएट रहता है, उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। सिंपल सी बात है, जब हम अपने घर के अंदर टेबल को भी मूव करते हैं उसकी वजह से क्या होती है वाइब्रेशन। यहाँ पे हम पूरी पूरी लिथोस्फेरिक स्लैब की बात करें जो कि मूव हो रही है, तो क्या यहाँ पे वाइब्रेशन या फिर शेकिंग होगी, यस शेकिंग को ही हम क्या बोलते हैं अर्थक्वेक। नेक्स्ट आता है आपका प्लेट टेक्टोनिक, यानी इतनी देर से जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है कि प्लेट फॉरवर्ड मूव कर रही है, यानी कि जो वर्ड है प्लेट, प्लेट का मतलब होता है लिथोस्फेरिक स्लैब और टेक्टोनिक का मतलब होता है मूवमेंट। किसकी मूवमेंट हो रही है प्लेट की, राइट। और जो प्लेट की मूवमेंट कैसी होगी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, प्लेट टेक्टोनिक क्या बताता है कि लेट अस सपोज दिस इज अ योर लिथोस्फेरिक स्लैब, इट विल मूव हॉरिजॉन्टल आइदर इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और यहाँ पे अभी मैं सब्सटेंशिएट नहीं कर पाऊंगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब क्या है, एरो से थोड़ा समझ लेते हैं। अगर ये इस डायरेक्शन में गया इसको मैंने बोला है बैकवर्ड, अगर ये डायरेक्शन है तो मैं इसको बोल रहा हूँ फॉरवर्ड, ठीक है। और ये मूवमेंट कैसी है आपकी, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज हॉरिजॉन्टल इन नेचर। क्लियर। नेक्स्ट आता है डायमॉर्फिज्म, कंप्लीट हो गया आपका। डायमॉर्फिज्म के बाद हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं वोल्केनिज्म। देखो जो वोल्केनिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये आपका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, और ये कब कवर होगा आपका, जब हम चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे, उसके अंदर काफी डिटेल के अंदर मेंशन है, ठीक है। सो फॉर अ टाइम बिंग एक छोटा सा सवाल है, वो हम एक बार कवर कर लेते हैं वोल्केनिज्म के अंदर। एक मिनट दीजिएगा, ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई। Yes, अभी काम करने लग गया। देखो जब हम वोल्केनिज्म को आगे डिटेल में स्टडी करने एक मिनट, चैप्टर नंबर 4 है आपका, उसके अंदर हम जब वोल्केनिज्म स्टडी करेंगे, बीच में पता नहीं आज क्यों इतना अटक रहा हूँ। सो दो चीजें आती है वोल्केनिज्म के अंदर। अच्छा वोल्केनिज्म से पहले दो वर्ड आते हैं, एक होता है वोल्केनो और एक होता है वोल्केनिज्म। वोल्केनो क्या होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वर्ड भी आ रहा है यहाँ पे। जो वर्ड है वोल्केनो वो किससे लिंक्ड है, वो है स्ट्रक्चर से लिंक्ड। और जो वोल्केनिज्म है वो किससे लिंक्ड है, प्रोसेस से रिलेटेड है। तो यानी कि बिकॉज ऑफ द वोल्केनिज्म आपको दो चीजें देखने को मिल सकती हैं या देखने को मिलती है, एक होता है एक्सट्रूसिव और एक होता है इंट्रूसिव। जैसे एग्जिट कहाँ होता है, अंदर होता है बाहर होता है, घर के बाहर होता है, इसलिए एक्सट्रूसिव जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ बनेगी, लैंड के बाहर बनेगी। लेट अस सपोज दिस इज द एंटायर लैंडफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर बन रही है आपकी वो कौन सी होगी आपकी एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। इसके अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है लाइक बैथोलेथ, फैकोलेथ, ये जितनी भी आपकी स्ट्रक्चर है वो कौन सी होगी आपकी इंट्रूसिव टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि वोल्केनिज्म के अंदर किस टाइप के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। तो क्विकली हम मूव करते हैं। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि वोल्केनिज्म डिटेल में नहीं पढ़ा है तो उनको मैं पहले बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है आपका अलग से कवर होगा, अभी यहाँ पे यूज करने की रिक्वायरमेंट हमें है नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ हम जिस चीज की इंपॉर्टेंस है अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो हम यहाँ पे कवर करें, और जिस जिस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए वो हम यहाँ पे कवर करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। तो अभी तक एक बार थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने आज क्या कवर किया है। सबसे पहले हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस, उसके बाद हमने एंडोजेनेटिक प्रोसेस एंड डायमॉर्फिज्म, वोल्केनिज्म। ये कवर करते हुए हम अभी पहुंचे कहाँ पे, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के ऊपर। अब ये थोड़ा सा नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सोजेनेटिक, क्योंकि देखो माउंटेन जो बनना था वो बन के रेडी हो गया है। अब इस पूरे माउंटेन के ऊपर कौन एक्शन कर रहा है, इस पूरे माउंटेन के ऊपर एक्शन हो रहा है टेम्परेचर। और जो रेगुलर यहाँ पे टेम्परेचर जैसे डे टाइम में हाई है और नाइट में क्या हो गया लो हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी आपकी माउंटेन स्ट्रक्चर है वो क्या होना स्टार्ट होंगे, या तो उनकी हाइट डिक्रीज होगी या फिर उनके अंदर क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट होंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स जो आती है एक्सोजेनेटिक फोर्स के लिए वो कहां से आती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। सो एक काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, why do you think that slope or gradients
क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर। सिंपल, इसका आंसर क्या है? प्लेट वन, प्लेट टू, दोनों में क्या हुआ? कोलिजन। अब धीरे धीरे एक प्लेट क्या हो गया आपकी? अपलिफ्ट। जैसे अपलिफ्ट हुई, क्या बन गया यहाँ पे? स्लोप। और ये किसकी वजह से बना है? टेक्टोनिक फैक्टर की वजह से बना है। ठीक है, कुछ ज्यादा इसके अंदर था नहीं वैसे। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे माइट भी कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन आ सकती है कि सर स्ट्रेस क्या होता है ये। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखो, स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? एक मिनट ना, एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसकी सीक्वेंसिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है। एक मिनट दे दो, मैं इसकी एक बार, हाँ, अब प्रॉपर सीक्वेंसिंग आई है, तो इसको इस तरीके से एडजस्ट करके देखते हैं। सो व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेस? देखो, जैसे आप, कई बार आपने ना वर्ड बहुत ऑफनली सुना है, तो एक बार सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट सपोज कल ये अनाउंस हो गया क्लास में कि टेस्ट है। ठीक है, किसका टेस्ट है? जितना अभी तक पढ़ा है उसका टेस्ट है। अब अगर आपने रेगुलर रिवाइज किया है तो रिलैक्स रहो, अगर नहीं किया, कैसे होगा? कैसे होगा ये सारा पॉइंट या जितने भी टॉपिक्स पढ़े कैसे कवर होगा? तो अब धीरे धीरे क्या डेवलप होना स्टार्ट हो गया? प्रेशर, यानी कि स्ट्रेस। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जो फोर्स अप्लाई हो रहा है पर यूनिट एरिया, यानी कि अगर जैसे मेरा हैंड है, इसके ऊपर भी मैं क्या कर रहा हूँ? फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये भी किस कैटेगरी के अंदर हम इसको ले सकते हैं? ये आपका स्ट्रेस के अंदर आ सकता है। तो जो स्ट्रेस है वो सॉलिड, शियर स्ट्रेस, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, इन अलग अलग डायमेंशन में ये अप्लाई हो सकता है। अगर अब मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ, तो सॉलिड के ऊपर किस तरीके का फोर्स हम लगा सकते हैं? या तो हम उसको क्या करते हैं? पुश करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? उसको पुल करते हैं। या फिर जैसे ये मेरे पास क्या पेन, इसको अगर मैं इस तरीके से बीच में फोर्स अप्लाई करके क्या करूंगा, इसको मैंने लेट सपोज दो पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने क्या किया? इसके जो साइज है या फिर इसकी शेप को डिफॉर्म किया है, राइट? इट मीन्स जो सॉलिड है उसके ऊपर जब भी फोर्स लगता है, उसको या तो आप पुश कर सकते हो, या तो पुल कर सकते हो, या फिर उसकी शेप को चेंज कर सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप क्ले का ले सकते हो। क्ले क्या है? आपकी सॉलिड है, उसके ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, उसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका शियर स्ट्रेस। देखो, शियर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? जब एक इस डायरेक्शन में खींच रहा है और दूसरा डिफरेंट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो धीरे धीरे क्या डेवलप होना स्टार्ट होता है? इसके अंदर क्रैक। वो किस लिए? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर या फोर्स अप्लाई हो रहा है हर एक लेवल पे, राइट? यानी ये कैसा फोर्स है आपका? इट्स अ सेपरेटिंग फोर्स। सेपरेटिंग फोर्स मतलब, जैसे ये मेरे पास अगेन पेपर आ गया, इसको मैं यहाँ खींच रहा हूँ, यानी कि ये हो गया वन और ये हो गया टू। जिस हाथ में ब्लैक स्टाइलस है, ये हो गया टू और ये हो गया आपका वन। दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ? अलग अलग डायरेक्शन में मैं पुल डाउन कर रहा हूँ। तो बीच में क्या डेवलप हो जाएगा? यहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आपका पेपर दो पार्ट्स के अंदर सेपरेट हो गया, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? सेपरेटिंग फोर्स। एक मिनट, यस, अब करेक्ट। नेक्स्ट, और क्या होता है सीएस स्ट्रेस? फोर्स एक्टिंग अलोंग द फेस ऑफ अर्थ मटेरियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ में आई ये वाली लाइन? देखो, ये क्या है? आपका माउंटेनियस स्लोप है। अब जितनी भी फोर्स अप्लाई हो रही है अर्थ के सरफेस, जो या अर्थ का जो फेस है, इसी के ऊपर अप्लाई हो रही है। और अर्थ के इस फेस के ऊपर क्या अवेलेबल है? मटेरियल है। फॉर एग्जांपल, जैसे डे टाइम में टेम्परेचर बहुत हाई है और इवनिंग में टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। तो अब ये जो मटेरियल है, उसने डे टाइम में क्या फील किया? एक्सपेंशन। और नाइट में क्या फील कर रहा है? वो कॉन्ट्रैक्शन। बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे जो मटेरियल है वो क्या होगा आपका? कभी एक्सपैंड हो रहा है, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। करेक्ट। नेक्स्ट है ब्रेक्स डाउन। क्या है? हाँ, ब्रेक्स रॉक एंड अदर अर्थ मटेरियल। सेम, जैसे एक क्लासिकल एग्जांपल है एविएशन इंडस्ट्री का। जब इनिशियली एरोप्लेन्स बनाए जाते थे, तो आई थिंक उसमें एल्यूमिनियम का यूज होता था। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक करके स्टोरी को दोबारा से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे लॉजिक क्या है बताने का। तो एक यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ही ले लेता हूँ। एल्यूमिनियम के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि अगर उसको रेगुलर हम क्या करें, जैसे ये पेपर है, इसको आप जितनी बार मर्जी इस तरीके से क्या करो? बेंड करो या फोल्ड करो, तो ये क्या होगा? दो पीसेस के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा रॉक पार्टिकल्स के साथ नहीं है। रॉक पार्टिकल को, लेट सपोज ये आपकी पूरी रॉक है, डे टाइम में ये क्या होगी? एक्सपैंड। नाइट में क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये रेगुलर रहेगी तो छोटे छोटे पीसेस के अंदर वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लिपेज। ये
हमेशा कंफ्यूजिंग क्रिएट करती है। आज इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा एक चीज बताना, लेट अस सपोज ये माउंटेन है, ठीक है, और इस माउंटेन पे ये क्या है, एक रॉक है। पहले किसके साथ अटैच थी, माउंटेन के साथ, लेकिन बिकॉज ऑफ द वेदरिंग प्रोसेस या फिर जो ये रॉक है, मेन माउंटेन है, उससे क्या हो चुका है, डिटैच। तो अब एक बात बताना, ये जो रॉक है ऐसे सीधी नीचे आएगी या एक पर्टिकुलर एंगल पे स्लिप होके आएगी? हुँ? या तो ये ऑप्शन है आपके पास वन, और ये है सेकंड। कौन सा आ पाएगा? यानी कि जो रॉक की मूवमेंट है वो किसको फॉलो करेगी, वो फॉलो करेगी स्लोप को। अगर स्लोप को फॉलो कर रही है यानी कि क्या बन रहा है, एक एंगल डेवलप हो रहा है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एंगुलर डेवलप डिस्प्लेसमेंट और स्लीपेज। क्लियर? नेक्स्ट। ओके, सो स्ट्रेस हो गया है कौन सा, शियर स्ट्रेस हमने कंप्लीट कर लिया। शियर स्ट्रेस के अंदर हमने चार इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। ये सबसे पहला है सेपरेटिंग फोर्स है, और दूसरा अर्थ के फेस के ऊपर लगता है, यानी कि जितने भी मटेरियल है वो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो रॉक पार्टिकल है डिफरेंट डिफरेंट पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो नीचे मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या बन रहा है, एक एंगल डेवलप हो रहा है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर। नेक्स्ट आपका आता है ग्रेविटेशनल स्ट्रेस। देखो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस का मतलब क्या है, मेरे फॉर एग्जांपल ये जो मेरा हाथ है, इसके ऊपर रेगुलर में क्या करते हैं, जब बुक्स को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो अब जो बुक है, यानी जितने भी मेरे पास बुक यहाँ पे हाथ के ऊपर अवेलेबल है, उसकी वजह से मेरे शोल्डर में क्या होना स्टार्ट होगा, पेन। क्यों? ग्रेविटी इसको क्या कर रही है, बुक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और धीरे धीरे मेरा जो हाथ है इसको क्या नहीं कर पाएगा, रजिस्ट नहीं कर पाएगा, और ये ग्रेजुअली काम मूव करेगा डाउन। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस। और नेक्स्ट जो आता है उसके अंदर आपका है पॉइंट, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस आपका टोटली रिलेटेड किस चीज से है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। टेम्परेचर मींस सेम जो अभी तक हमने पढ़ा है, कीप्स ऑन चेंजिंग एंड डिक्रीजिंग। अगर टेम्परेचर क्या हो गया आपका, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, तो जो लिक्विड है वो किसके अंदर कन्वर्ट स्टार्ट हो जाएगा, मींस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल के अंदर। उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट जो आपका क्रिस्टल है वो ग्रेजुअली क्या होगा, मेल्ट डाउन होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। लेकिन जो केमिकल पार्ट है, केमिकल के अंदर आपके तीन चीजें होती हैं। केमिकल जो रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे हम केमिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जैसे ये है आपका फर्स्ट, लेट सपोज ये नाइट्रोजन और ये क्या है, हाइड्रोजन, इन दोनों ने क्या किया, बॉन्डिंग इस तरीके से बना रखी है, लेकिन बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग क्या हो गई, लूज हो गई है। अगर एक बात देखो, बॉन्डिंग अगर लूज हो गई, यहाँ से अगर कोई इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो इजिली क्या हो जाएगा, मूव डाउन हो जाएगा। दूसरा, अब इनिशियली कैसा था ये, काफी टाइट था। लेट सपोज लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को आपने पानी में डाल दिया, यानी कि चौक को आपने पानी में डाल दिया, एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद, और एक दिन के बाद वो पूरा जो चौक है किसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, करेक्ट, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिसॉल्विंग ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। इसका मतलब क्या है, जितने भी मटेरियल्स या फिर जितनी भी आपकी जॉइंटेड रॉक है वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, एडहेसिवली, या फिर वो एक दूसरे के साथ जॉइंट होती है, चिपकी हुई होती है। बट ग्रेजुअली क्या होता है, अगर उसके अंदर वाटर एंटर होता है तो दोनों क्या होती है, एक दूसरे से मूव अपार्ट होती है, यानी कि उनके बीच के अंदर गैप आता है, और गैप के अंदर वाटर फिल होता है, जो उनको पहले बाइंड करके रख रही थी, अब वो वाटर के साथ फ्लो हो चुकी है। यानी मैं क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मीन्स ये क्या है आपकी, लेट सपोज रॉक है, ठीक है, और इस रॉक के अंदर क्या अवेलेबल है, जॉइंट्स अवेलेबल है। तो इन जॉइंट्स के अंदर क्या मूव होना स्टार्ट होगा, इन जॉइंट्स के अंदर मूव कर रहा है वाटर। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पूरा ब्लॉक है क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं हम, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। डन, क्लियर। नेक्स्ट आता है केमिकल, डन हो गया है यहाँ पे, और मॉलिक्यूलर स्ट्रेस कंप्लीट हो गया है। तो ये जितने भी हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और ये सारी चीजें लिए, इन चीजों से क्या क्या चेंज होने वाला है, और या क्या इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो एक बार हम देखते हैं। यानी इससे क्या क्या चीजें होने वाली है, या तो वेदरिंग होगी, या तो मास मूवमेंट होगा, या तो इरोजन। करेक्ट। तो जितना अभी तक हमने स्टडी किया है, इसको एक बार ना फ्लो चार्ट के अंदर रफली एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या स्टडी किया है। सबसे पहले हमने क्या देखा है, इसको थोड़ा सा हम इस तरफ देख लेते हैं, ताकि कैनवास की कोई प्रॉब्लम ना रहे। देखो एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं।
हमने आज का कहाँ से स्टार्ट किया है? इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन से हमने कहाँ पे मूव किया? जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर हमने किसको सबसे डिटेल में देखा कि एंडोजेनेटिक प्रोसेस है। उसके अंदर जो हीट है वो कहाँ से आ रही है वो हमने डिटेल में देखा। उसके बाद हमने कहाँ पे मूव किया है? उसके बाद हमने जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है उसको डिटेल में देखा है। एंड इसके बाद हमने जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है, उसको हमने और डिटेल में देखा। अगर यहाँ पे हम बात करें किसकी? मॉलिक्यूलर स्ट्रेस की। मॉलिक्यूलर स्ट्रेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमने कौन सा भी कवर किया? केमिकल। यानी जो केमिकल है क्या करते हैं बेसिकली जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको क्या करेंगे? लूज करेंगे और जिससे जो सॉल्युबल मटेरियल है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर मूव कर जाएगा, राइट। एंड इसके बाद ये जितने भी हमने एक्शन देखे एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, इसकी वजह से तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो होती हैं। या तो क्या हो सकता है यहाँ पे? वेदरिंग। क्लियर? या तो क्या हो सकती है यहाँ पे? वेदरिंग हो सकती है, या फिर मास वेस्टिंग। ठीक है, या तो क्या हो सकती है? मास वेस्टिंग या फिर मास मूवमेंट आप लिख सकते हो, या फिर कौन सा एक्शन हो सकते हैं? इरोजन। क्लियर? तो ये था आपका कंप्लीट डिस्कशन आज के लेक्चर के अंदर। एंड जितने भी आपके रेस्ट ऑफ पॉइंट्स है हम ट्राई करेंगे जो अपकमिंग जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर आपका क्लियर हो जाए, राइट। तो यानी आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहेगा और आई थिंक ये आपका लेक्चर 40 टू 45 मिनट का हो गया है। ये लेक्चर हुआ है 40 मिनट का। क्लियर? तो इस लेक्चर को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसको इस लेक्चर को हमने कुछ इस तरीके से डेवलप किया है कि जो पहले हमने ऑलरेडी कवर कर दिया उसके साथ ये बिल्कुल मर्ज हो जाए। तो बढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पार्ट 3 के साथ। और इसी के साथ आपका जो सबसे लेंथीएस्ट पार्ट था आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस वो डन हो जाता है। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7, मीन्स चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के